हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है 13 अगस्त। आज की करंट अफेयर न्यूज़ और गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ यहाँ पर है, आरबीआई ने खरीदा रिकॉर्ड सोना, 700 टन पहुंचा भंडार। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि पिछली बार भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस साल पहली छमाही में 29 टन सोना खरीदा। कोविड-19 महामारी और वैश्विक जोखिमों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए रिजर्व बैंक लगातार सोने का भंडार बढ़ा रहा है। 2021 की पहली छमाही में आरबीआई ने सोने की रिकॉर्ड खरीद की है, जिससे कुल भंडार पहली बार 700 टन के पार पहुंच गया है। इस बम्पर खरीद के साथ ही रिजर्व बैंक का कुल स्वर्ण भंडार 30 जून 2021 को 705.6 टन पहुंच गया है। ये आपको याद रखना है, कितना हो गया है भंडार। अब 705.6 टन स्वर्ण भंडार हो गया है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। CHSL टायर 1 की परीक्षा में 40% छात्र शामिल हुए। 60% छात्रों ने छोड़ दी परीक्षा। 4 से 12 अगस्त के बीच विभिन्न केंद्रों पर संपन्न हुई परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL 2020 टायर 1 की परीक्षा 4 से 12 अगस्त के बीच संपन्न हुई। परीक्षा में 40% अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि लगभग 60% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। एसएससी की ओर से परीक्षा 12 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच निर्धारित की गई थी, लेकिन कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रभाव की वजह से परीक्षा को स्थगित करना पड़ा था। छूटे हुए अभ्यर्थियों की परीक्षा 4 से 12 अगस्त के बीच आयोजित की गई। पहले चरण यानी अप्रैल महीने में कुल 3,79,682 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना था, लेकिन 1,65,445 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा में भाग लिया था। दूसरे चरण में यानी अगस्त में कुल 5,31,592 अभ्यर्थी पंजीकृत रहे, जिनमें से 2,02,921 ने भाग लिया। दोनों चरणों के लिए 9,11,274 अभ्यर्थी पंजीकृत रहे। इसमें से 3,68,366 ने परीक्षा छोड़ दी, यानी 40% छात्रों ने परीक्षा दी। दो परीक्षा एक दिन पढ़ने से अभ्यर्थी परेशान। एसएससी की ओर से CGL 2020 टायर 1 की परीक्षा 24 अगस्त को प्रस्तावित है। ऐसे में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से PPT की परीक्षा भी इसी तिथि पर होनी है। एक दिन में 2 परीक्षाएं पढ़ने से अभ्यर्थी परेशान हैं। ऐसी दशा में उन्हें किसी एक परीक्षा से वंचित होना पड़ेगा। अभ्यर्थियों ने मांग की है किसी एक परीक्षा की तिथि में बदलाव किया जाए, ताकि अभ्यर्थी दोनों परीक्षा में शामिल हो सकें। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। ऑनलाइन होंगे 12वीं के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट मूल्यांकन के लिए बिना सरकार की अनुमति के नहीं बुला सकते स्कूल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के 12वीं के रिजल्ट में कुछ विद्यार्थियों कुछ विषयों के लिए रिपीट इन प्रैक्टिकल श्रेणी में रखा गया है। अब स्कूल स्तर पर इन विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। PET के लिए बनाए गए 2,253 परीक्षा केंद्र। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC ने समूह गाह की भर्तियों के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET के लिए 2,253 परीक्षा केंद्र बनाने का फैसला किया है। आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार जिलाधिकारियों को इन परीक्षा केंद्रों की अच्छी छवि को लेकर अपने हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। PET 24 अगस्त को प्रस्तावित है। चेयरमैन ने जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा कि चयनित परीक्षा केंद्रों की पुनः जांच कर यह सुनिश्चित कर लें किसी भी दिशा में खराब छवि वाले दागी विद्यालय को परीक्षा केंद्र न बनाया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। 27 छोड़ शेष 263 पदों का परिणाम घोषित। 290 पदों पर होना था चयन। प्राचार्य भर्ती का रिजल्ट घोषित हो चुका है। 263 चयनित हो गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। शिक्षक भर्ती में आरक्षण रोस्टर पर जवाब तलब। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जूभैया विश्वविद्यालय में बीते वर्ष हुए शिक्षक भर्ती का विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भर्ती में आरक्षण रोस्टर की अनदेखी की शिकायत राजभवन में करछना के BMG कॉलेज की डॉक्टर श्वेता शुक्ला ने की थी। डॉक्टर श्वेता शुक्ला की शिकायत पर कुलाधिपति व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के विशेष कार्याधिकारी डॉक्टर पंकज एल जानी ने आरक्षण रोस्टर तलब कर लिया है। 15 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के कुल 76 पदों के लिए 20 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। असिस्टेंट प्रोफेसर के 38 तथा एसो प्रोफेसर और प्रोफेसर के 19 पद थे। इसमें अनारक्षित वर्ग के 32, अन्य पिछड़ा वर्ग के 23, अनुसूचित जाति वर्ग के 16 और गरीब सवर्णों EWS के लिए 5 पद आरक्षित थे। 28 जुलाई से साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू होने के बाद कार्य परिषद ने कई विषयों में नियुक्ति को मंजूरी भी दे दी। अनियमितता के आरोप में इसकी शिकायत उसी वक्त राज्यपाल के अलावा PM कार्यालय, UGC और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से की गई थी। विभ के डिप्टी रजिस्ट्रार प्रशासन प्रभास द्विवेदी ने भी नवनियुक्त 26 शिक्षकों का वेतन परीक्षा विभाग से देने पर आपत्ति जताई थी।
नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। टोक्यो पैरालंपिक के लिए 54 सदस्यीय टीम रवाना हो चुकी है। पैरालंपिक खेल शुरू हो रहे हैं। पैरालंपिक खेल 24 अगस्त से 5 सितंबर तक टोक्यो में होंगे और 9 कुल स्पर्धाओं में भारतीय दल करेंगे शिरकत। 3 पैरा खिलाड़ियों को अब तक मिल चुका है खेल रत्न। 7 खिलाड़ियों ने हासिल किया है पद्मश्री पुरस्कार। 33 भारतीय पैरा एथलीट के नाम है अर्जुन पुरस्कार। मरियन ने रियो के पिछले चरण में स्वर्ण पदक जीता था। वह 24 अगस्त को उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। कौन होंगे? मरियप्पन ध्वजवाहक होंगे। ये आपको याद रखना है। पैरालंपिक खेलों में भारत की तरफ से मरियप्पन ध्वजवाहक होंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और भारतीय पैरालंपिक समिति ने आगामी टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए गुरुवार को 54 सदस्यीय भारतीय टीम को औपचारिक विदाई दी। भारत 24 अगस्त से 5 सितंबर तक चलने वाले पैरालंपिक खेलों की 9 स्पर्धाओं में हिस्सा लेगा। टीम में देवेंद्र झाझरिया F46 भाला फेंक, मरियप्पन थांगवेलु T63 ऊंची कूद और विश्व चैंपियन संदीप चौधरी F64 भाला फेंक जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो पदक के दावेदारों में शुमार हैं। भारतीय दल अपना अभियान 27 अगस्त से पुरुष और महिला तीरंदाजी में शुरू करेगा। इससे देश को इस बार पैरालंपिक खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। चंद्रयान 2 ने चांद की सतह पर पानी के सबूत खोजे। भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर पानी के अणुओं की मौजूदगी का पता लगाया है। मिशन के दौरान प्राप्त आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष SS किरण कुमार के सहयोग से लिखे गए अनुसंधान पत्र में कहा गया है कि चंद्रयान 2 में लगे उपकरणों में इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर नामक उपकरण भी है जो वैश्विक वैज्ञानिक आंकड़ा प्राप्त करने के लिए 100 किलोमीटर की एक ध्रुवीय कक्षा से संबंधित काम कर रहा है। करंट साइंस पत्रिका में प्रकाशित पत्र में कहा गया है कि IIRS से मिले शुरुआती डाटा से चंद्रमा पर 29 डिग्री उत्तरी और 62 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच व्यापक जलयोजन और अमिश्रित हाइड्रोक्सिल OH और पानी H2O अणुओं की मौजूदगी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भारत ने अपने दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को चांद पर रवाना किया था। कब किया था? 22 जुलाई 2019 को। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? धरती को तपाने में एशिया सबसे आगे है। 80% अधिक बार्मिक क्षमता है मीथेन में कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले। 10% तेल गैस, 16% कोयला खनन होता है एशिया में दुनिया का। जलवायु संकट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को जिम्मेदार माना जाता है मगर मीथेन इससे कई अधिक खतरनाक है। चिंता की बात यह है कि मीथेन निकालकर धरती को तपाने के धंधे एशिया में सबसे ज़्यादा हैं। UN क्लाइमेट रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें मीथेन को नियंत्रित करने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले 80% अधिक वार्मिंग पावर है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी पैनल के अनुसार वातावरण में मीथेन की सांद्रता कम से कम यहाँ पर 8 लाख वर्षों में किसी भी समय की तुलना में अब तक अधिक है। एशिया में जीवाश्म ईंधन, पशुपालन, अपशिष्ट प्रबंधन, कोयला खनन से संबंध सबसे ज़्यादा मात्रा में मीथेन उत्सर्जन होता है। ये चारों काम एशिया में सबसे ज़्यादा तादाद में किए जाते हैं जो वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। इस ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से दुनिया का तापमान तेज़ी से बढ़ता जा रहा है जो पर्यावरण से जुड़ी तबाहियों को बढ़ा देगा। UN पर्यावरण कार्यक्रम एवं ग्लोबल मीथेन बजट रिपोर्ट से सामने आया है कि एशिया में दुनिया का 29% पशुपालन, 10% तेल गैस, 16% कोयला खनन होता है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। काउंसलिंग के लिए भेजे 213 B.Ed कॉलेजों के नाम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्णय लिया है कि मानकों को पूरा किए बिना अस्थायी संबद्धता वाले 224 B.Ed कॉलेज छात्रों का प्रवेश नहीं ले सकेंगे। विश्वविद्यालय की ओर से इन कॉलेजों का नाम काउंसलिंग के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय को नहीं भेजा जाएगा। कॉलेजों को संबद्धता के मानकों को 25 अगस्त से पहले पूरा करना होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन काउंसलिंग के लिए फिलहाल 213 स्थायी संबद्धता वाले कॉलेजों के नाम लखनऊ विश्वविद्यालय को भेज रहा है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण विफल रहा। EOS-3 उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित नहीं करा सका रॉकेट। क्रायोजेनिक चरण शुरू होने के समय तकनीकी खराबी। अंतरिक्ष में जियो इमेजिंग उपग्रह स्थापित करने के लिए भारत द्वारा भेजा गया मिशन GSLV F10 EOS-3 बृहस्पतिवार सुबह असफल रहा। मिशन में GSLV F10 रॉकेट के जरिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 EOS-3 को पृथ्वी के घूमने की दिशा व गति के अनुसार जियो सिंक्रोनाइज्ड अंतरिक्ष में स्थापित किया जाना था, जहां से यह भारत को प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व सूचना देता और धरती की उच्च क्वालिटी की तस्वीरें सीधी उपलब्ध करवाता है। इसरो के अध्यक्ष के सिवान ने बताया
कि रॉकेट के पहले और दूसरे चरण में सामान्य ढंग से काम कर रहा था, लेकिन तीसरा क्रायोजेनिक चरण समय पर शुरू ही नहीं हो पाया। इसी से मिशन फेल हुआ। इससे पहले अगस्त 2017 में IRNSS उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जा रहा एक अन्य रॉकेट PSLV 20 साल में पहली बार विफल हुआ था। इसरो ने अगले 4 वर्ष में 16 सफल उपग्रह प्रक्षेपण किए। EOS 3 का प्रक्षेपण 5 मार्च 2020 को होना था और समय काउंटडाउन से पहले इसे टाला गया। फिर इसे वर्ष के शुरू में प्रक्षेपित करने की योजना थी, लेकिन तकनीकी वजह से तब भी टाल दिया गया। अंततः 12 अगस्त को तारीख निर्धारित की गई थी। इसरो के अनुसार सुबह 5:43 पर प्रक्षेपण के बाद रॉकेट के पहले और दूसरे चरण ठीक से काम कर रहे थे। विशेषज्ञों के अनुसार EOS 3 को रॉकेट से अलग करने से केवल 12 मिनट पहले मिशन फेल हुआ। 10 साल काम करती अंतरिक्ष में स्थापित यह आंख इसरो के अनुसार EOS 3 अपनी तरह का पहला उच्च श्रेणी का जियो इमेजिंग उपग्रह था। इसके 10 साल काम करने की उम्मीद थी। विशेषज्ञ इसे अंतरिक्ष में स्थापित की गई आंख मान रहे थे। इसका काम धरती का अध्ययन करते हुए भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया पर आने वाले चक्रवातों, बादल फटने की घटनाओं, बर्फबारी आदि से लेकर अन्य प्राकृतिक आपदाओं पर नजर रखना था। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। पैरालंपिक में झाझरिया की निगाह तीसरे स्वर्ण पर। 54 सदस्यीय पैरालंपिक दल श्रेष्ठ प्रदर्शन के लक्ष्य के साथ उतरेगा टोक्यो में। देवेंद्र 2004 और 2016 में स्वर्ण जीत चुके हैं। खेल मंत्री ने दी शुभकामनाएं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने वीडियो संदेश में कहा, हमारे पैरा एथलीटों की महत्वाकांक्षी और आत्मविश्वास 1.3 अरब भारतीयों को प्रेरणा देता है। उनको हिम्मत के साथ आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है। सुहास एलवाई बैडमिंटन से रहेंगी बड़ी उम्मीदें। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के महासचिव गुरशरण सिंह भारतीय टीम के दल प्रमुख होंगे। भारतीय दल अपना अभियान 27 अगस्त से पुरुष और महिला तीरंदाजी स्पर्धा में शुरू करेगा। बैडमिंटन पैरालंपिक खेलों में पदार्पण करेगा, जिससे 7 भारतीय शटलर हिस्सा लेंगे। इसमें विश्व रैंकिंग में तीसरे नंबर पर मौजूद IAS अधिकारी और गौतम बुद्ध नगर के DM सुहास एलवाई भी शामिल हैं, जो SL3 वर्ग में हिस्सा लेंगे। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 बार स्वर्ण और 1 बार जीत चुके हैं। टीम के अन्य सदस्यों में प्रमोद भगत, मनोज सरकार, तरुण ढिल्लन और कृष्ण नागर शामिल हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। एक इम्पोर्टेंट न्यूज और है आपके लिए। RRB NTPC की जो फीस रिफंड होनी है उसका लिंक एक्टिवेट हो गया है। मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको दे दूंगा। आप वहाँ से फीस रिफंड का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।